वेलकम टू परीक्षा किंगडम। परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के रिजल्ट अपडेट के बारे में, एनटीए आपका रिजल्ट ऐसे तैयार किया है, किस तरीके से तैयार किया है उसके बारे में जानेंगे। जाने किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क और परसेंटाइल स्कोर, इन तीनों में क्या अंतर है, कैसे आपका स्कोर बनाया जाएगा, डीवी के बाद कोई फाइनल लिस्ट बनेगी अथवा नहीं, इन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। संभवतः आपको विदित होगा, एनटीए ने आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को हैंडओवर कर चुका है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। एनटीए ने अपना सारा प्रोसेस कर लिया है, उसने आरटीआई में ऐसा जवाब दिया था। बाकी का जो प्रोसेस होगा, परसेंटाइल स्कोर आपका ऑनलाइन जो वेबसाइट पे शो होगा, उसके बाद में आपका डीवी कराया जाएगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मुद्दा अब ये उठता है, आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो, अभी कुछ रिट फाइल की गई थी, तो 5 से ज़्यादा रिटें आपकी कैंसिल आउट कर दी गई हैं और लगभग 3 रिटें हैं जिनकी अभी नेक्स्ट हेयरिंग डेट दी गई है। तो ये जो रिट हैं ये इंडिविजुअल रिट डाली गई हैं, ये कोई बल्क में नहीं है। इनका जो फोकस होगा वो स्वयं के कैंडिडेट पे होगा जिसने ये रिट फाइल की हैं, और ये सारी रिटें टाइपिंग के रिगार्डिंग की गई हैं। जिन कैंडिडेट का जिन्होंने ये रिट डाली है उनके सेंटर पे टाइपिंग में कुछ झोल हुआ होगा या प्रॉब्लम आई होंगी, ठीक है। तो ये उनका इंडिविजुअल मुद्दा है, इनको इंडिविजुअल लड़ना होगा। इसमें उन्हीं लोगों का रिजल्ट इफ़ेक्टिव होगा, बाकी लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रिजल्ट का रिट से कोई संबंध नहीं है, रिट चलती रहती हैं, उनका जवाब मिल जाएगा उसके बेसिस पे। ये जो रिज़ल्ट है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी तरफ से डिले कर रहा है। अब उसका क्या रीज़न हो सकता है वही जाने, लेकिन फिर भी एक आइडिया है कि रिज़ल्ट आपका इसी मंथ के लास्ट तक आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपका मुद्दा दूसरा है, एनटीए आपका रिज़ल्ट ऐसे तैयार किया है। तो किस तरीके से तैयार किया है, हम लोग बारी बारी से 3 एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, 3 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं, और जैसे एनटीए आपका परसेंटाइल स्कोर बना करके देगा उसी तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ये कोई ऑफिशियल मार्क्स नहीं है, ये एक आपका एग्जाम्पल है, एक समझाने का तरीका है। इस तरीके से आपका परसेंटाइल स्कोर वर्क करेगा। तो देखो, जैसे किसी कैंडिडेट का है, यहाँ पे मैंने पहले कैंडिडेट का एग्जांपल लिया है जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। इसके रॉ मार्क्स बन रहे हैं रिटेन मार्क्स प्लस टाइपिंग मार्क्स, इन दोनों को मिला करके 165 और प्लस 45, तो ये आपका हो गया 210, ठीक है। और इसका किसी भी शिफ्ट में रहा हो, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं गई है, लेकिन जब इसका नॉर्मलाइज स्कोर होगा तो 5 नंबर उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर बनाया जाएगा रॉ मार्क्स के बाद में, और देन इसको परसेंटाइल स्कोर में या एनटीए स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यूआर कैंडिडेट जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके रॉ मार्क्स बन रहे थे 210 और नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 215। अब इसका परसेंटाइल स्कोर उसके आधार पर बनाया गया जो बना आपका 98.6 परसेंटाइल, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ परसेंटाइल में बनाया गया तो ये गया 95 परसेंटाइल। तो जो फाइनल कट ऑफ बनाया गया उससे इसका काफ़ी अच्छा खासा परसेंटाइल है। तो इसका जो रिजल्ट का स्टेटस है वो है सिलेक्टेड। तो ये पहले एग्जांपल में यूआर कैंडिडेट का ये आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका है, ये है एससी कैंडिडेट कैटेगरी का है। इसमें देखो, रॉ मार्क्स मैंने 2 नंबर लिया है क्योंकि एग्जांपल 2 है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज न होइएगा। रिटन मार्क्स प्लस टाइपिंग मार्क्स, तो इस कैंडिडेट के रिटन मार्क्स आए हैं 135 और इसने टाइपिंग में 45 नंबर गेन किए।
दोनों को मिला करके इसके 180 नंबर बन जाते हैं। और इसका नॉर्मलाइजेशन जब किया जाता है शिफ्ट के हिसाब से, देखो नॉर्मलाइजेशन अपनी ही शिफ्ट में होगा, जिस शिफ्ट में जिसका पेपर हुआ है उसी के टॉपर्स और लोअर्स बच्चों का कैलकुलेट करके नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो इसकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें 6 नंबर बढ़ गए। तो ये हो गया आप इस बंदे का जो एससी कैंडिडेट था, इसके 186 नंबर बन गए। फिर परसेंटाइल स्कोर या एनटीए स्कोर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बन रहा है 94.6 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस बंदे का बना 94.6 परसेंटाइल। और पासिंग मार्क्स था आपका, हाँ मैंने लिया था 95 परसेंटाइल। ये यहाँ पे देखो दिया है फाइनल कट ऑफ परसेंटाइल जो है ये 95 परसेंटाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात उठती है कि ये एससी कैटेगरी का है, तो इसके आधार पर इसका जो परसेंटाइल स्कोर है ये कैटेगरी वाइज नहीं बनाया जाएगा। ये कैटेगरी एक कॉमन परसेंटाइल स्कोर बनाया जाता है, जिसमें कैटेगरी और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका कैटेगरी वाइज लेकर के कट ऑफ बनाते हैं। जैसे जनरल का यहाँ पे उसने 98 परसेंटाइल गेन किया था, उसके 215 नंबर बन रहे थे। यहाँ पे इसके 186 नंबर है, लेकिन इसका 95 परसेंटाइल से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो परसेंटाइल एक कॉमन परसेंटाइल बनाया जाएगा, जिसमें जो बंदे कैटेगरी में है तो उसको उस आधार पर बेनिफिट मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि इसके 95 परसेंटाइल से थोड़ा सा कम है, तो इसका स्टेटस है ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक, ये एससी कैंडिडेट था। अब यहाँ पे बात उठती है 186 नंबर आए हैं, इसमें 4-5 नंबर अगर और होते तो हो सकता है ये 95 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाता। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखो है एग्जांपल नंबर 3, और ये ओबीसी फीमेल कैंडिडेट हैं। इन्होंने रॉ मार्क्स, रिटन मार्क्स और टाइपिंग में 160 और 48 यानी 208 नंबर गेन किए। और इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है इनकी शिफ्ट के हिसाब से इसमें 2 नंबर ऐड हो गए, तो ये 210 नंबर बन जाता है। और जब इसको परसेंटाइल स्कोर या एनटीए स्कोर में चेंज किया जाता है तो ये परसेंटाइल स्कोर बन जाता है 97.7 परसेंटाइल। ठीक है, और पासिंग मार्क्स था 95 परसेंटाइल। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ये इसका दिखाएगा सेलेक्टेड। ये कैंडिडेट जो है ये सेलेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनका परसेंटाइल स्कोर 95 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल बेस मात्र है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑफिशियल रिलेट नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आपका रिज़ल्ट तैयार होगा, ये समझाने की कोशिश की गई है। एनटीए आपका रिज़ल्ट इसी तरीके से पेश करेगा। अब बात आती है इसके बाद में क्या होगा। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मेरे मेल आईडी पे, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स आए हैं कि जो डीवी होगा उसके बाद में भी कोई फाइनल लिस्ट बनेगी। तो देखो डीवी सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लोग फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे जो सीट थी आपकी आरओ की 46 और एआरओ की 350 और कंप्यूटर असिस्टेंट की 15 पोस्ट थी। तो ये जितनी भी पोस्ट हैं उतने ही इसमें कैंडिडेट सफल किए जाते हैं, यानी पास किए जाते हैं। बाकी लोगों का रिज़ल्ट नहीं बनाया जाता है, वो लोग छांट दिए जाते हैं, और जितने लोग पास होंगे उन्हीं लोगों का ही डीवी कराया जाता है। और डीवी के बाद में कोई फाइनल लिस्ट तैयार नहीं की जाती है, क्योंकि डीवी के पहले जो लोग कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वही सिलेक्टेड माने जाते हैं। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट पास नहीं किए जाएंगे, जितनी पोस्ट रहेंगी उसी के आधार पे उतने ही कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाते हैं और उनका डीवी कराया जाता है। डीवी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने वीडियो एक बनाया है, और 2-3 दिन में मैं एक नया फ्रेश वीडियो लाऊंगा कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, और उन पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग डीवी के लिए बुलाए जाते हैं कैंडिडेट, वो जितनी वैकेंसी रहती हैं उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाते हैं और वही सारे सेलेक्ट होते हैं। डीवी में ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जाते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना रूल है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।